देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित है। इस शहर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक कच्ची सड़क पर एक कार तेजी से दौड़ती हुई नजर आती है। यह कार जंगल के पास जाकर रुकती है। कार के अंदर एक लड़का और एक लड़की मौजूद होते हैं। उनके हाथों में बियर की बोतलें थीं और दोनों छुप छुप कर बियर पी रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। उसकी इस हरकत को देखकर लड़का उत्तेजित हो जाता है और अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। वह भी अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद दोनों कार में ही संबंध बनाने लगते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। इस बीच उस कच्ची सड़क से गुजरने वाले गांव के लोग हिलती हुई कार को देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर यहाँ शहर के लड़के लड़कियां सुनसान जगह देखकर अपनी गाड़ी पार्क करते और गाड़ी में ही शुरुआत कर देते थे। हालांकि गांव वालों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसी जगह कुछ ऐसा होने वाला है जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे देश में सरकारी नौकरियों की भरमार है, लेकिन सेना का अपना एक अलग मान सम्मान है। आज हम आपको एक ऐसे सेना के अधिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने पद और कर्तव्य को भुलाकर एक ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के एक छोटे से इलाके की है। एक रात बार के टेबल पर बैठा एक व्यक्ति शराब पी रहा था। उसका नाम था रामेंद्र उपाध्याय, जो उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला था। लेकिन उसकी नौकरी इस समय बंगाल के सिलीगुड़ी में थी, जहां वह आर्मी में अधिकारी के पद पर तैनात था। रामेंद्र अपनी रातें बार में शराब पीते हुए बिताने का आदी हो चुका था। उसी दौरान कुछ देर बाद एक लड़की उसके पास आई और बातचीत शुरू कर दी। लड़की को देखकर वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया और उससे बात करने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। लड़की ने उसे शराब के पैक बनाकर दिए, जिन्हें वह लगातार पीता रहा। इस मुलाकात ने रामेंद्र के जीवन को किस दिशा में मोड़ा, यह जानना अपने आप में चौंकाने वाला है। यह कहानी है साल 2020 की, जब एक रात बार में बिताने के बाद रामेंद्र उपाध्याय अपने फ्लैट लौट गया। वह लड़की जो उसी बार में उससे मिली थी अपने रास्ते चली गई। रात के लगभग 2 बज चुके थे। एक हफ्ते बाद जब रामेंद्र को छुट्टी मिली तो उसने फिर उसी बार का रुख किया। बार में पहुंचकर उसकी निगाहें उस लड़की को ढूंढने लगीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। लगभग 10-15 मिनट बाद वह लड़की खुद उसके पास आई। उसे देखकर रामेंद्र के चेहरे पर मुस्कान छा गई। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और बातचीत शुरू हो गई। अब उनकी दोस्ती गहराने लगी थी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। उस रात जब दोनों ने बार में शराब पी तो उसके बाद रामेंद्र बार से अकेले नहीं निकला। उसके साथ वह लड़की श्रेया शर्मा भी थी, जो नेपाल की रहने वाली थी और बार में डांस करती थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। उस रात रामेंद्र श्रेया को अपने फ्लैट पर ले गया। फ्लैट पर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस मुलाकात ने उनकी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रामेंद्र उपाध्याय और श्रेया शर्मा बार में मिलते, बाहर घूमते और फोन पर लंबी बातें करते। धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ गईं और वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से जुड़ गए। श्रेया रामेंद्र से प्यार करने लगी थी और रामेंद्र भी उसे चाहने लगा था। लेकिन रामेंद्र की जिंदगी में एक बड़ा सच था जिसे वह छुपा रहा था। वह शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे देहरादून में रहते थे, जबकि वह सिलीगुड़ी में तैनात था। सब कुछ इसी तरह चलता रहा, लेकिन तभी एक वैश्विक महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लग गया। पूरी दुनिया थम गई और श्रेया का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया। हालात ऐसे बन गए कि वह नेपाल भी नहीं लौट सकी और सिलीगुड़ी में ही फंस गई। इस दौरान श्रेया ने रामेंद्र के फ्लैट पर शरण ली। अब दोनों साथ रहने लगे। बाहर जाना आना पूरी तरह से बंद था। कामकाज कुछ था नहीं, तो दोनों अपना समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। वे एक दूसरे के करीब आते गए। हर दिन साथ खाते पीते, हंसी मजाक करते और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में डूबे रहते। उनके बीच के शारीरिक संबंध अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों, इस तरह रामेंद्र और श्रेया का संबंध बहुत गहरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, एक बुरी खबर ने दोनों को झकझोर दिया। रामेंद्र उपाध्याय का ट्रांसफर सिलीगुड़ी से वापस उत्तराखंड के देहरादून कर दिया गया। जब रामेंद्र ने यह खबर श्रेया को दी तो वह बेहद दुखी हो गई। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि अब दोनों को अलग होना पड़ेगा। इस पर रामेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देहरादून जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। तुम्हारे आने जाने और रहने का सारा इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद रामेंद्र उपाध्याय देहरादून पहुंचे और अपने परिवार के साथ रहने लगे। उनका परिवार पहले से वहीं था। अब वे अपनी ड्यूटी करते, परिवार के साथ समय बिताते और श्रेया से फोन पर लगातार संपर्क में बने रहते। 1 महीने बाद रामेंद्र ने श्रेया को देहरादून बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी। श्रेया ने कोलकाता से फ्लाइट ली और देहरादून पहुंच गई। देहरादून आने के बाद रामेंद्र उपाध्याय ने श्रेया के ठहरने का इंतजाम एक होटल में किया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वे होटल में उससे मिलने जाते।
जाते और दोनों एक साथ समय बिताते। इसी दौरान होटल के कमरे में उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। श्रेया ने देहरादून में 15 दिनों तक रुकने का फैसला किया। इन 15 दिनों में वे दोनों खूब मौज मस्ती करते, घूमने फिरने जाते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। जब श्रेया का समय पूरा हो गया तो वह वापस सिलीगुड़ी लौट गई। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। हर 15-20 दिन या महीने में एक बार श्रेया देहरादून आती, रामेंद्र के साथ कुछ दिन बिताती और फिर लौट जाती। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का हर मौका ढूंढते। हालांकि रामेंद्र अब अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनकी पत्नी उनकी दिनचर्या से पूरी तरह परिचित थी। उसे मालूम था कि वे किस समय काम पर जाते हैं, कब खाली होते हैं और कब घर लौटते हैं। यह जानकारी धीरे धीरे घटनाओं का रुख बदलने वाली थी। जब भी श्रेया देहरादून आती, रामेंद्र का दिनचर्या पूरी तरह बदल जाता। उनकी गतिविधियों में आए इस बदलाव ने उनकी पत्नी को शक करने पर मजबूर कर दिया। रामेंद्र की पत्नी पहले से ही संदेहशील स्वभाव की थी और उसने उन पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उनकी पत्नी को यह पता चला कि रामेंद्र अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सीधा एक होटल जाते हैं और वहां पूरा दिन और शाम बिताते हैं। अब उसका शक यकीन में बदल गया। एक दिन जब रामेंद्र होटल के कमरे में श्रेया के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी उनकी पत्नी अचानक वहां पहुंच गई। उसने होटल के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। रामेंद्र और श्रेया दोनों इस अप्रत्याशित स्थिति में हड़बड़ा गए। रामेंद्र ने किसी तरह दरवाजा खोला, लेकिन सामने अपनी पत्नी को देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा नजारा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी इतनी चालाकी से उनकी हरकतों का पता लगा लेगी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। साथ ही उन्हें इस बात का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी पहले से ही उन पर शक कर रही थी। पकड़े जाने के बाद रामेंद्र की पत्नी बहुत गुस्से में आ गई और उन्हें उल्टा सीधा कहने लगी। वह श्रेया को भी न जाने क्या क्या सुनाने लगी। श्रेया भी चुप नहीं रही और उसने भी पत्नी के साथ बहस करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद रामेंद्र की पत्नी वहां से चली जाती है और रामेंद्र उपाध्याय बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वह श्रेया को समझा बुझाकर शांत करते हैं और उसे अगले दिन सिलीगुड़ी वापस भेजने की व्यवस्था करते हैं। वह कहते हैं, मामला शांत होने दो, फिर तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा। श्रेया भी समझ जाती है और चली जाती है। जब रामेंद्र घर वापस लौटते हैं तो उनकी पत्नी से बहुत बहस होती है। पत्नी उन्हें सीधे तौर पर कहती है, तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तो तुम उस लड़की के साथ रहो या फिर मेरे और बच्चों के साथ। अब तुम चुन लो, तुम्हें क्या चाहिए, परिवार या वह लड़की। रामेंद्र उपाध्याय इस स्थिति में बेहद उलझन में पड़ जाते हैं। वे अपने परिवार को उतना ही प्यार करते थे जितना श्रेया से जुड़ चुके थे। वे न तो श्रेया को छोड़ना चाहते थे और न ही अपने परिवार को, लेकिन अब दो नावों पर सवारी करना संभव नहीं था और उन्हें एक को चुनने का फैसला करना ही था। रामेंद्र ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को चुनेंगे और श्रेया से ब्रेकअप करेंगे। 15-20 दिन बाद श्रेया लगातार फोन कर रही थी और आने की जिद कर रही थी। रामेंद्र उसे टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेया ने अपनी जिद छोड़ने का नाम नहीं लिया। मजबूरी में उन्हें श्रेया को बुलाना पड़ा। जब वह आई तो उसने बहुत सारा सामान लाया, जिससे साफ समझ आ रहा था कि उसका इरादा वापस जाने का नहीं था। आने के बाद श्रेया रामेंद्र से कहती है, मैं हमेशा के लिए अपना काम और शहर छोड़कर आई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी, तुम मेरे रहने का इंतजाम करो, मैं होटल में नहीं रहूंगी। मजबूरी में रामेंद्र को एक फ्लैट रेंट पर लेना पड़ा और श्रेया को वहाँ शिफ्ट कर दिया। 1-2 दिन बाद रामेंद्र श्रेया के साथ फ्लैट में बैठकर बात कर रहे थे। वह उसे समझा रहे थे, देखो बात जब तक छुपी थी तब तक ठीक थी, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी और बच्चे हैं। अब जब बात परिवार तक आ गई है तो मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता। श्रेया, तुम्हें समझना होगा कि हमारा रिश्ता अब यहीं तक था, इसके आगे हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। तुम्हारी जो भी मदद होगी मैं करूंगा। श्रेया भड़क जाती है और कहती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या तुमने मुझे सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया या जब तक जरूरत थी तब तक मेरा इस्तेमाल किया? तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें अपनाया। अब जब तुम्हारी पत्नी को सब कुछ पता चल गया है तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? मुझे पैसे से खरीदने का ख्याल भी मत करना, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम। रामेंद्र अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वे श्रेया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया अब समझने को तैयार नहीं होती और अपने असली रंग में आ जाती है। वह धमकी देती है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बुरा फंसा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी, रेप के चार्ज, धोखाधड़ी के चार्ज और शोषण के चार्जेस लगाऊंगी, नौकरी तो जाएगी, जेल में चक्की पिसोगे, तब तुम्हारे परिवार का क्या होगा, यह तुमने सोचा है? रामेंद्र अब बहुत परेशान हो जाते हैं। वे श्रेया को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया नहीं मानती। वह उनसे सोचने का समय मांगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वे काफी परेशान रहते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और रामेंद्र श्रेया से मिलने नहीं जाते। श्रेया उन्हें कॉल करती है और
और धमकी देकर बुलाती है। मजबूरी में रामेंद्र को श्रेया के पास जाना पड़ता है। श्रेया भूखी बैठी थी और वह उन पर टूट पड़ती है। मजबूरी में रामेंद्र को फिर से श्रेया के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, लेकिन आज वे जो कुछ भी कर रहे थे वह सब मजबूरी में था, जो कि कुछ दिन पहले तक खुशी खुशी करते थे। रामेंद्र श्रेया को समझाने का अंतिम प्रयास करते हैं, लेकिन जब श्रेया नहीं मानती तो रामेंद्र उस पर अमल करने का विचार करते हैं, जो उन्होंने पहले से अपने मन में ठान रखा था। उन्होंने यह ठान लिया था कि श्रेया को अब रास्ते से हटाना होगा। उसी प्लान के तहत रामेंद्र रात को श्रेया के पास रुक जाते हैं और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे श्रेया के साथ शराब पीते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दोनों थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। रात के समय रामेंद्र उपाध्याय श्रेया से कहते हैं कि चलो आज शहर से बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बाहर खाना खाएंगे और थोड़ा घूम फिर कर आते हैं ताकि मूड फ्रेश हो जाए। श्रेया बहुत खुश होती है और दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। वे शहर से बाहर एक हाईवे पर स्थित ढाबे पर खाना खाते हैं। ढाबे से शराब की बोतलें खरीदकर रामेंद्र और श्रेया कार में शराब पीते हुए वापस लौटते हैं। फिर रामेंद्र एक कच्चा रास्ता देख हाईवे से उतरकर उस रास्ते पर कार ले जाते हैं और जंगल में जाकर रुकते हैं। वहाँ दोनों फिर से शराब पीने लगते हैं। श्रेया शराब पीते पीते अपना एक एक वस्त्र उतारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े पीछे की सीट पर पड़े होते हैं और वह रामेंद्र को उकसाने और उत्तेजित करने लगती है। रामेंद्र भी उत्तेजित हो जाते हैं। शराब की बोतल बाजू में रखकर वह श्रेया के हुस्न के जाम पीने लगते हैं। इस दौरान वहाँ से गुजर रहे लोग कार को हिलते हुए देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कोई नई बात नहीं होती, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम कुछ और ही मोड़ लेता है। सब कुछ करने के बाद जब दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, श्रेया बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठकर सुस्ता रही होती है। वहीं रामेंद्र उठते हैं, कार से नीचे उतरते हैं और डिक्की खोलते हैं। डिक्की से वह एक हथौड़ा निकाल कर लाते हैं। इस घटना से अनजान श्रेया, जो आंखें बंद किए अपनी सीट पर लेटी हुई होती है, अचानक रामेंद्र उसके माथे पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। वह तब तक वार करते रहते हैं जब तक कि श्रेया की मौत नहीं हो जाती। श्रेया के मरने के बाद रामेंद्र उसकी लाश को कार से बाहर निकालते हैं। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे एसिड डाल देते हैं। इसके बाद वह अपनी गाड़ी घुमाते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उस जगह से गुजरते हैं तो उन्हें एक लड़की की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। यह देखकर पूरे गांव में खलबली मच जाती है। लोग तुरंत पास के रायपुरा थाने में फोन करते हैं। रायपुरा थाने की एसओ सरिता डोभाल सूचना मिलते ही अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह पूरी घटना का मौका मुआयना करती है। इसके बाद लाश का पंचनामा किया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस लड़की की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहले उसकी शिनाख्त करना बेहद जरूरी था, लेकिन लाश के चेहरे को इस हद तक एसिड से बिगाड़ दिया गया था कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया था। 3 से 4 टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि काफी कठिनाई हो रही थी। पहली टीम को काम पर लगाया गया कि वे आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त करें। दूसरी टीम को सोशल मीडिया पर लड़की की फोटो डालने का काम सौंपा गया ताकि पता किया जा सके कि कुछ जानकारी मिलती है या नहीं। तीसरी टीम को यह कार्य सौंपा गया कि लड़की ने जो ब्रांडेड कपड़े पहने थे वे देखकर यह समझा जा सके कि वह उच्च वर्ग की थी। उन ब्रांडेड कपड़ों के ब्रांड के बारे में शहर में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, यह पता करने के लिए कि पिछले 8 से 15 दिन या 1 महीने के भीतर किस किस व्यक्ति ने इस ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं। पुलिस मॉल और शोरूम्स में घूमती रही। पुलिस के लिए खुशकिस्मती की बात यह थी कि वह ब्रांड बहुत ही महंगा था और हर शहर में यह ब्रांड हर दुकान पर उपलब्ध नहीं होता था। शहर में केवल 4 से 5 एक्सक्लूसिव शोरूम्स थे जहां यह ब्रांड उपलब्ध था, जिससे पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इधर हाईवे पर गुजरने वाली गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई और यह पता करने की कोशिश की गई कि कौन सी गाड़ी उस सीसीटीवी फुटेज से गुजरी थी, लेकिन घटना स्थल के अगले सीसीटीवी कैमरे में नहीं आई। इस दौरान 350 गाड़ियों की तलाश की गई और उन गाड़ियों में से 18 गाड़ियों की मूवमेंट पुलिस को संदिग्ध लगी। उन 18 गाड़ियों में से एक गाड़ी रामेंद्र उपाध्याय की थी, जो कि किया कंपनी की थी। इस बीच शोरूम से यह पता चल चुका था कि उस लड़की की लाश पर जो ब्रांडेड कपड़ा था वह श्रेया शर्मा नाम की लड़की का था। उसकी सीसीटीवी फुटेज से उसकी फोटो भी सामने आ गई थी। शोरूम में यह भी पता चला था कि वह उस वक्त रामेंद्र उपाध्याय के साथ शॉपिंग करने आई थी और रामेंद्र का चेहरा भी सीसीटीवी में आ चुका था। इसके अलावा गाड़ी भी उन 18 गाड़ियों में से एक थी जो रामेंद्र की थी। यह सब जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। पुलिस सीधे रामेंद्र के घर पहुंच जाती है, क्योंकि एड्रेस पुलिस के लिए ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं था। उन्होंने आसानी से उसका पता निकाल लिया और सीधा घर पर जाकर रामेंद्र उपाध्याय
उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने ही श्रेया शर्मा का कत्ल किया है। कत्ल की वजह तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, 2020 में रामेंद्र और श्रेया शर्मा के रिश्ते की शुरुआत हुई थी और 2023 में उनका मर्डर हुआ था। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और विचाराधीन है। रामेंद्र उपाध्याय, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, अपनी सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, तो आपने देखा, एक अनैतिक और अवैध संबंध की शुरुआत हमेशा बहुत आकर्षक लगती है। शुरुआत में बहुत मजा आता है, इंसान खुद को लैला मजनू समझने लगता है और आसमान में उड़ने लगता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आती है और सच्चाई का सामना होता है तो दोस्तों, इन रिश्तों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, इसका हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इसलिए ऐसे रिश्तों में पड़ने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमें 10 बार अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये मेरा मानना है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।